ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। साथियों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ये मैप होता क्या है, मैप के कितने प्रकार के होते हैं, इसी के साथ साथ डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं। इसी के साथ हम यहाँ आगे देखेंगे कि अर्थ के ऊपर मैपिंग किस प्रकार से की जाती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इसके अंदर क्या योगदान होता है, और उसके बाद हम समझेंगे डिफरेंट टाइम जोन को, एक इंडिया के संदर्भ में और दूसरा इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड के संदर्भ में। इसी के साथ ये जो इंटरनेशनल टाइम जोन है उसको अंदर जो इंडिया है, एंशिएंट इंडिया, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है हमारी। तो साथियों, चैप्टर में हम यहाँ पर डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी सोशल साइंस की किताब है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस की किताब है उसके अंदर 5 थीम है। पहला जो थीम है वो ज्योग्राफी से संबंधित है, दूसरा थीम हमें हिस्ट्री से संबंधित देखने को मिल रहा है, तीसरा थीम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, चौथा थीम यहाँ पर गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पांचवा थीम हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स से। जो पहला थीम है उसके अंदर पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। फिर बी सेक्शन में आप देख सकते हो टाइमलाइन, इंडिया डेट इज भारत, फिर बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर के अंदर इंडियाज कल्चरल रूट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर गवर्नेंस के अंदर आप देख सकते हो फैमिली, कम्युनिटी गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, और फिर इसके साथ अर्बन एरिया के अंदर गवर्नेंस। इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे वैल्यू ऑफ द वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। ये सभी चीजों को इस पूरी किताब के अंदर देखने वाले हैं। आप यहाँ चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ऑफिशियली क्लास 6 की एनसीईआरटी लेटेस्ट बुक ज्योग्राफी सेक्शन से चैप्टर नंबर पहला लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मैप क्या होता है, मैप के साथ साथ हम देखेंगे इसके कंपोनेंट क्या है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड टाइम जोन और लोकल टाइम जोन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमें नजर आता है कि मैप एंड इट्स कंपोनेंट। तो मैप के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मैप की डेफिनेशन, कि मैप क्या है, एक प्रकार की ड्राइंग है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियाज हैं। तो सिंपल समझ गए, बेसिकली मैप क्या है, कागज के ऊपर बनाई गई एक क्या है, ड्राइंग है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट एरियाज को बनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगला बात आता है कि इसके अंदर बेसिकली छोटे एरिया जैसे कि विलेज टाउन को मेंशन किया जा सकता है, बड़े एरिया जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को भी मेंशन किया जा सकता है, यहाँ तक कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसका भी यहाँ पर नक्शा तैयार किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट कि एटलस क्या होता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक है मैप का और दूसरा है एटलस का। साथियों, जब बहुत सारे मैप को एक साथ मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसको एक किताब की शक्ल दे दी जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, एटलस बोला जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन जो कि है टाइप्स ऑफ मैप। साथियों, ये जो मैप है वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और तीसरा है थीमेटिक मैप। साथियों, फिजिकल मैप के अंदर जो नेचुरल फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गए, ओशियन हो गया, प्लेन्स हो गया, इन सभी को मेंशन किया जाता है। वहीं पर जो पॉलिटिकल मैप है वो किसी भी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, वो कंट्री की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, सिटी की हो सकती है, या फिर कैपिटल्स यानी राजधानियों का भी पूरा अपना एक पॉलिटिकल मैप हो सकता है। इसी के साथ जो थीमेटिक मैप है वह स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन कितना है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना रेनफॉल होता है और कितना वेजिटेशन यानी जंगल और ग्रासलैंड वहां पर अवस्थित है। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हो। ये हो गया, हमने क्लियर कर लिया टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और स्केल को। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट, वो क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। साथियों, अगर हम मैप की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं,
जो मैप को मैप बनाती हैं। तो पहला चीज क्या है, डिस्टेंस या फिर इसका एक स्केल। अब बेसिकली क्या है, हाउ डिस्टेंस ऑन द मैप रिलेटेड टू द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। बेसिकली क्या है, स्केल इसी चीज को शो करता है। उदाहरण के लिए समझाते हैं आपको, मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है, या 500 मीटर की दूरी है। अब 500 मीटर किलोमीटर का तो मैप बनाया नहीं जा सकता, तो 500 किलोमीटर को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, 1 सेंटीमीटर का एरिया का यूज किया जाता है कागज के ऊपर। तो इसी को ही बोला जाता है स्केल। ठीक है, जब 500 किलोमीटर के एरिया को सिंपल सा 1 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाए, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जब इतने बड़े बड़े इलाके को, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 500 किलोमीटर की दूरी है। अब ये 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया। तो अब हम देखते हैं मैप का दूसरा बेसिक कंपोनेंट, वो क्या है, डायरेक्शन। और तीसरा बेसिक कंपोनेंट है सिंबल। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन, ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कॉर्डिनल डायरेक्शन, और दूसरा प्रकार है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब ये कॉर्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। उदाहरण के लिए आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, फिर उसके बाद बाईं ओर हमें देखने को मिलता है वेस्ट, और दाईं ओर हमें देखने को मिलता है ईस्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके बीच में भी क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आप यहाँ पर इमेज में देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि आप यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हो, जो कि क्या है, इसके बीच में और दूसरी तरफ इसके बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन हमें यहाँ पर नजर आता है, जिसको बोला जाता है साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मैप का अगला कंपोनेंट, वो है सिंबल्स। सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रोड, रेलवेज, रिवर और फॉरेस्ट और भी अन्य फीचर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार क्या होता है, चित्रों का यूज किया जाता है। इसी को ही हम सिंबल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरियों को और रेल के स्टेशंस को इस प्रकार से, और यहाँ पर अदर सिंबल्स को आप देख सकते हो, जैसे कि रिवर, वेल, पोंड, इसके अलावा ब्रिज, मॉस्क, चर्च, पुलिस स्टेशन, और इसके अलावा अन्य ग्रेवयार्ड, और यहाँ पर बिल्डिंग, ग्रासलैंड, और इसके साथ साथ ही फॉरेस्ट। ये सभी फीचर क्या हैं, इस प्रकार से सिंबॉलिक रूप में मैप के अंदर दिखाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से देख सकते हो कि ये सारे के सारे सिंबल को इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड फीचर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, और भी अन्य प्रकार के जो जगह हैं उसके फीचर्स को दर्शाने के लिए मैप हमारी सहायता करता है। इसी के साथ साथ ही इसके लिए वह क्या करता है, स्केल का यूज करता है, डायरेक्शन का यूज करता है और सिंबल का यूज करता है। तो मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लोकेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, फीचर ऑफ प्लेसेस एक्यूरेटली यूजिंग स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, मैपिंग द अर्थ। बेसिकली अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरह से सपाट नहीं है, जैसे कि एक कागज के ऊपर हम पूरा का पूरा मैप देखते हैं। ठीक है, ये हल्का सा क्या है, स्फेरिकल शेप में है, या फिर अगर इसका एग्जैक्ट शेप की बात की जाए तो ये क्या है, जीओइड है। ठीक है, कैसे आकार का है, जीओइड आकार का है। तो ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल, यानी हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो नीचे की तरफ साउथ पोल है, इन दोनों तरफ से क्या है, जो पृथ्वी है वो हल्की सी चपटी है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो।
ये हल्की सी क्या है, चपटी हुई हमें नजर आती है। तो इस आधार पर जब हम इस ग्लोब को जब नक्शे पर यानी कागज के ऊपर दर्शाते हैं, तो ऐसे में कागज के ऊपर एक्यूरेट प्लेस को बना पाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी का जो फ्लैट मैप है, यह क्या है, एक प्रकार से जो पृथ्वी है यानी अर्थ है उसको एक्यूरेटली उसकी सभी जगहों को क्या है, दर्शा नहीं सकता है। और इसीलिए फिर हम किसका यूज करते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ग्लोब आखिरकार है क्या। बेसिकली ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल को ही ग्लोब कहा जाता है। जो स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड ग्लोब। जो पृथ्वी का गोलाकार मॉडल बनाया जाता है उसी को ही क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। अब यहाँ पर बेसिक चीज समझिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से हमें देखने को क्या मिलता है, ये वर्ल्ड का नक्शा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यूरोप है वो आप देख रहे हो कितना बड़ा नजर आ रहा है, ग्रीनलैंड कितना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर असलियत, और इंडिया देखो आप कितना छोटा नजर आ रहा है। लेकिन असलियत क्या है कि इंडिया क्या है, बहुत बड़ा है, और जो ये ऊपर नॉर्थ के ऊपर जितने भी इलाके हैं वो छोटे हैं। और दूसरी तरफ आप रशिया को भी देखोगे तो इतना ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है देखने में। लेकिन असल में अगर आप इसको ग्लोब के अंदर देखोगे तो ये इतने ज्यादा बड़े आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ग्लोब के अंदर आप इसको अगर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि इंडिया लगभग इतना बड़ा है, ठीक है, और यूरोप बस इतना सा ही है। तो इस प्रकार से जो ग्लोब है वो हमारी सहायता करता है चीजों को एक्यूरेटली लोकेट करने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि चीजों को लोकेट किया कैसे जाता है। तो हमें इसके लिए क्या है, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है, उदाहरण के लिए जब आप अपने दोस्त को अपने घर बोलते हो कि मैं इस जगह पर रहते हैं, तो कैसे बताते हो कि मैं उस लाइन में, उस क्या बोलते हैं, दुकान के पास में, उस बाजार के पास में रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सीधा जाना, सीधा जाने के बाद क्या होता है, मार्केट आएगी, उस मार्केट में क्या है, बहुत सारी गलियां होंगी, उस गलियों में क्या है, आप जब दूसरी गली में जाओगे, ये आ गई दूसरी गली, अब दूसरी गली से राइट हैंड साइड सीधा जाओगे तो एक गली छोड़ के जो यहाँ पर अगली गली आएगी, यहीं पर क्या है, मेरा घर है। तो इस प्रकार से जब आप अपने दोस्तों को लोकेशन बताते हो, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप एक स्क्वायर चेस बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आपका जो दोस्त है वो इस जगह पर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये खड़े हैं इस जगह पर और आपका दोस्त खड़ा है इस जगह पर, तो आप कहाँ पर खड़े हैं, ए पोर्शन के, यहाँ पर आपका क्या है, ए पोर्शन है, और यहाँ पर क्या है, दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ए पोर्शन के दूसरे ब्लॉक पर आप खड़े हैं, वहीं पे जो आपका दोस्त है वो क्या है, जी पोर्शन के, ठीक है, जी पोर्शन के पांचवें ब्लॉक पर वो खड़ा है। यानी इधर से देखोगे तो ये पांचवा ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पर देखोगे तो आपका क्या है, ये जी ब्लॉक पर खड़ा है। तो इस प्रकार से लोकेट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आइए डिटेल में इस पूरी की पूरी चीज को समझते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये तो हमने देखा चेस बोर्ड के संदर्भ में। क्या अर्थ के ऊपर भी इसी प्रकार की कोऑर्डिनेट लाइन बनी होती है? तो हाँ, आपको वैसे तो नहीं बनी होती है, लेकिन हम इमेजिनरी रूप में चीजों को समझने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं पूरे अर्थ के ऊपर। साथियों, ये जो लेटी हुई लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन, जितनी भी आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन होगी या जितनी भी लाइन है, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ध्यान रखिएगा, जो लेटी हुई लाइन है उसको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो ये लॉन्ग यानी एकदम लंबवत है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है, ये सारी के सारी लाइन क्या है, लैटिट्यूड, और ये जितनी भी लंबी लाइन दिख रही है वो है लॉन्गिट्यूड। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, इन लाइनों में क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो बीचों बीच में होती है, ठीक है, एक लाइन ऐसी होती है जो बीचों बीच में होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। फिर इसी के साथ साथ ही क्या होता है, ऐसी बहुत सारी लाइन होती हैं, लेकिन एक लाइन होती है जो कि बेसिकली क्या है, इसको हमने स्टैंडर्ड लाइन मान रखा है। अब इसमें देखोगे तो सारी लाइन क्या है, एक बराबर ही है एक तरह से। इसी वजह से हमने अपने आप से ही क्या किया है, एक लाइन को स्टैंडर्ड लाइन मान लिया है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, और इसी के साथ बीच में जो लाइन है उसको इक्वेटर कह रहे हैं लैटिट्यूड के ऊपर, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइन हमने मान रखा है, इसी को हम प्राइम मेरिडियन लाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो वर्ल्ड है उसको क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस स्थान पर, तो क्या है, जब दोनों लाइनों को मिला दिया जाता है, ये लाइन और इसी के साथ साथ ये लाइन, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से ग्रिड पैटर्न बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे ग्रिड बन रहे हैं। जो ग्रिड क्या है, ग्रिड का मतलब बॉक्स। अब ऐसे बहुत सारे बॉक्स सिस्टम बन जाता है, और इसी बॉक्स सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसको क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइए, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हेमिस्फेयर का। बेसिकली हेमिस्फेयर क्या होता है, जब ये इक्वेटर मैंने आपको बताया था, ठीक है, इक्वेटर क्या है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, और जो इसका निचला पोर्शन है इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। इसी के साथ साथ जो हमारा एक लाइन था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, जो सीधी सीधी लंबवत लॉन्गिट्यूड था, उस लाइन से क्या होता है, जो अर्थ दो बराबर भागों में बांटता है, जो दाईं तरफ बाईं तरफ है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो दाईं तरफ है यानी राइट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला गोला कौन सा हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला गोला कौन सा हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको सारी बातें यही चीज बताने की कोशिश की गई है, इसको हमने पूरा डिटेल में जिक्र कर लिया है। अब हम वापस आते हैं अपना, कि ये जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है उसके माध्यम से लोकेट कैसे किया जाता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अभी हम और डिटेल में भी देखेंगे हालांकि। अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं लैटिट्यूड की, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से बार बार पूछा जाता है। तो लैटिट्यूड आखिरकार क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। तो दो बातें आपको समझ में आई, ये इमेजिनरी है, पृथ्वी के ऊपर असल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लाइनें हैं। और ये क्या है, ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर दौड़ रही हैं। ये है अपना ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट से क्या कर रही हैं, इस प्रकार से ये वेस्ट की ओर दौड़ रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसी लैटिट्यूड के माध्यम से हम डिस्टेंस मापते हैं। डिस्टेंस मापते हैं किसका, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के बीच में दूरी को, यानी जो ये इक्वेटर है, ये जो बेसिकली हमारा ये एक प्रकार से लैटिट्यूड है, उससे हम ये नापते हैं कि कौन सी चीज नॉर्थ में कितनी है और कौन सी चीज साउथ में कितनी साउथ में है। ठीक है, तो इस चीज से डिस्टेंस नापते हैं इसके माध्यम से। इसी के साथ साथ जो लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है, जो इक्वेटर है, वह क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। मैंने आपको बताया बीच में क्या होता है, एक सर्कल होता है, इसी को ही इक्वेटर कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। ठीक है, अब 0 डिग्री लैटिट्यूड ये माना गया, तो अब क्या होता है, ऊपर की ओर क्या किया जाता है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और ये जो पूरा नॉर्थ साइड पे पोल के ऊपर है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ साउथ में भी इसी प्रकार क्या होता है, 90 डिग्री साउथ पोल हमें नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या नजर आएगा, 90 डिग्री साउथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझिए। बेसिकली क्या होता है, ये भी हमने देख लिया, द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ हमें देखने को मिलता है।
ठीक है, ये चीज हमने जिक्र कर लिया। अब एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि ये जो इक्वेटर है, ये लाइन ऐसे खींच रही है बहुत सारी, ये क्या करती हैं, पृथ्वी के ऊपर सीजन्स को कंट्रोल कर, बेसिकली क्या है, जो टेम्परेचर है उसको एक प्रकार से डिवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वजह से बेसिकली हमें 3 टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, हॉट या फिर टॉरिड टेम्परेचर, जो कि इक्वेटर के पास में होती हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा आता है मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि क्या है, बीच में हमें देखने को यानी पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ उससे आगे बढ़ के देखने को मिलती है। और फिर तीसरा है कोल्ड या फिर फ्रिजिड जोन, जो कि पोलर एरियाज में हमें देखने को मिलती है। इसको आइए इमेज के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये सन है, यानी ये है क्या है, पृथ्वी है, ओ सॉरी, ये क्या है, सन है, और दूसरी तरफ क्या है, ये है अर्थ। अब बेसिकली क्या होता है, सूरज की किरणें इस प्रकार से क्या आती हैं, सीधी आती हैं, और सीधी आ रही हैं तो बेसिकली क्या है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर क्या है, सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं। इसी वजह से मैंने इसको रेड कलर में साइन किया है। ये जो रेड कलर का इलाका है, यही है क्या, हॉट जोन या फिर टोरिड जोन, जो कि इक्वेटर के पास में अवस्थित है। ठीक है, अब जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ये इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, तो आप यहाँ पर एक चीज क्या देखोगे कि सूरज की जो किरणें हैं उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर तो सूरज की किरणें यहाँ तक ही ट्रेवल की, लेकिन अब जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ तक ट्रेवल कर रही हैं। अब यहाँ तक क्या है, इसी वजह से क्या है कि सूरज की किरणें हल्की सी धीमी हो जाती है, और यहाँ पर क्या है, गर्मी कम पड़ती है। तो येलो पोर्शन जो मैंने ऊपर बनाया है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इन दोनों ही इलाकों में क्या है, गर्मी कम पड़ती है इक्वेटर के मुकाबले। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मॉडरेट जोन बोला जाता है, या फिर टेम्परेट जोन बोला जाता है, ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी। इसी के साथ आता है कोल्ड या फिर फ्रीजिड जोन। आप यहाँ पर देख रहे हो एकदम नीचे की साइड, यहाँ पर क्या है, सूरज की किरणें कई बार पहुंचती ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर सालों साल बर्फ जमी रहती है। इसी वजह से इसको कोल्ड या फिर फ्रीजिड जोन बोला जाता है। नॉर्थ में भी यही सिचुएशन है और साउथ में भी यही सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर ट्रेवल करती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया कि ये जो बेसिकली लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर इस प्रकार से क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसी के साथ साथ ऊपर हमने देखा था, इक्वेटर के माध्यम से हम सीजन देख रहे हैं या फिर टेम्परेचर जोन देख रहे थे, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसके माध्यम से हम टाइम को देखते हैं। ठीक है, टाइम के अंदर इसकी वजह से डिफरेंस आता है। अब कैसे आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर क्या है, एक प्रकार से स्थिर रहती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक जगह पर स्थिर रहती है, और स्थिर रहने के साथ साथ ही वो अपने ही अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। और घूमने के साथ साथ ही मान लीजिए सूरज इस तरफ है और पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि ये मान लीजिए ये वाला एक लाइन है। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या करेगी, सूरज से इस प्रकार आगे बढ़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हो कि जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन है वो सूरज के गर्मी से साइड जाती है, तो टाइम में क्या होता है, चेंज होता है, यानी दिन और रात का फॉर्मेशन इस प्रकार से हमें नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर क्या है, टाइम के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूड की वजह से। ठीक है, और इसी लॉन्गिट्यूड की वजह से हमें देखने को मिलता है दिन और रात का भी फॉर्मेशन बनता है। और दिन और रात का फॉर्मेशन इस वजह से भी बनता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपनी ही धुरी पर क्या करती है, रोटेट कर रही होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, एक क्या होता है, हमने क्या किया, इतनी सारी लाइन है। देखो ऊपर इक्वेटर में ये था कि यहाँ पर हमने देखा क्या, एक लाइन है जो सबसे बड़ी है, इस वजह से इसको हमने सबसे मेन लाइन मान लिया। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे लॉन्गिट्यूड के अंदर, तो लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या है, सारी लाइन लगभग बराबर है। ठीक है, जो पृथ्वी को ऐसे
चारों तरफ से बराबर भागों में बांट रही हैं। इसका लंबाई ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, ठीक है, सारी बराबर है। तो इसी वजह से हमने अपनी तरफ से ही क्या किया, एक लाइन को, ठीक है, जो कि लंदन के अंदर स्थित है, लंदन के अंदर ग्रीनविच स्टेट है, एरिया है, वहां पर क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है, वहीं पर हमने क्या किया, मान लीजिए ये रहा लंदन, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के अंदर, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर इस जगह पर क्या है, लंदन है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो हमने यहाँ वाला जो लाइन था, इसी को ही हमने क्या है, मेन लाइन मान लिया, और पूरी दुनिया के अंदर हम क्या, जो इसको हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या मान लिया हमने, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसके इधर हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना जो डिग्री है वो बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी के साथ ही हम यहाँ इस तरफ बढ़े, यानी बाईं तरफ बढ़े, तो दाईं तरफ बढ़े तो क्या हो गया, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ, और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ। इसी तरह से इसके अपोजिट भी होगा, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, और इसके साथ ही आप यहाँ पर जाओगे लगभग तो ये होगा 90 डिग्री वेस्ट की तरफ। और इसी प्रकार से ये सर्कल चलता रहता है। 60 90 के बाद आता है 120, फिर 100 क्या बोलते हैं 40, 160, ठीक है, 160 के बाद इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दोबारा से ये जो यहाँ पर क्या है, ये है 90 डिग्री, ओ सॉरी 0 डिग्री, ये वाली लाइन को हम मान रहे हैं 0 डिग्री। लेकिन इसी के ठीक विपरीत जो लाइन है वो कितनी की होगी, 180 डिग्री की होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। यही सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि 1884 में क्या किया गया, लंदन के ग्रीनविच के अंदर जो लाइन है उसको हमने प्राइम मेरिडियन लाइन मान लिया, और उसी के आधार पर हम टाइम को मापते हैं। इसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसी प्रकार से हम जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट हमें देखने को मिलता है। और ये एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो 180 डिग्री है, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने आपको बताई, ये ईस्ट की तरफ वालों के लिए भी 180 डिग्री ईस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट वालों के लिए भी 100 डिग्री वेस्ट है, यानी सेम लाइन को दोनों जगहों पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन फोकस एरिया पर। वो फोकस और एरिया क्या है कि हम ये पढ़ रहे थे कि बेसिकली अर्थ के ऊपर हम जो चीजें हैं उसको लोकेट करते कैसे हैं। तो हमने देख लिया लैटिट्यूड को, हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड को, जिसमें हमने देखा बीच में एक इक्वेटर है, इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री साउथ है। प्राइम मेरिडियन लाइन को हमने देखा, इसकी वजह से हम टाइम को मापते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ, जो कि क्या है स्पेसिफिकली ग्लोब के ऊपर या फिर जो नक्शा के ऊपर जो चीजें हैं उसको लोकेट कैसे करते हैं। अब हम दोनों को ज्वाइन करके देखते हैं। ज्वाइन में क्या, लैटिट्यूड को भी और लॉन्गिट्यूड को भी जब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने जोड़ लिया, और इसी को जोड़ने के साथ ही हमने क्या किया, अब ये देखते हैं कि जो दिल्ली है, एक उदाहरण से देखते हैं, दिल्ली है वह 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर अवस्थित है। तो ये बहुत सारी लाइनें आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो दिल्ली का लोकेशन है वह क्या है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन है और 29 डिग्री है। अब 29 डिग्री आपको किस जगह देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस जगह पर, ठीक है। ये वाली 30 लाइन है, ठीक है, ये वाली कौन सी है 30 लाइन। लेटीट्यूड का मतलब क्या है, ये लेटी हुई लाइन। तो इस प्रकार से ऐसे चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। दूसरी तरफ ये हो गया 29 डिग्री लैटिट्यूड, हमने लाइन खींच दी। अब बात करते हैं 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये आगे हम देख रहे हैं 60,
60 के बाद ये 90, अब 60 और 90 के बीच में लगभग इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर 77, और यहीं से हम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं तो लगभग इस जगह पर ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट का लोकेशन है, इसी जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली दिल्ली की लोकेशन देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों का लोकेशन तय करते हैं। हेमिस्फीयर के बारे में हम सभी ने देख लिया। अब इसी के साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है टाइम जोन के बारे में। ठीक है, अब टाइम जोन के बारे में एक बार हम पहले देख लेते हैं। पूरा का पूरा प्राइम मेरिडियन लाइन है, उसको हमने मान लिया कि यहाँ पर 12 बज रहा है, और 12 बजने के यहाँ पर जो ईस्ट की तरफ है, हमने ये मान लिया कि जो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है उसको हमने कहाँ से माना था, हम ये जानते हैं कि पूरा जो अर्थ है वो 360 डिग्री अपना अर्थ का रोटेशन लेता है, और दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे अगर 360 डिग्री से भाग करोगे तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा कि 15 डिग्री क्या करेगा, वो 1 घंटे में क्या करेगा, तय करेगा। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको नजर आएगा कि अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री इन 1 आवर, 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री मूव करती है, और इसी प्रकार से 24 घंटे होते हैं। तो इसी प्रकार से 15 डिग्री जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटे बढ़ गया। फिर उसी के बाद यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, 15 डिग्री आगे बढ़े तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 घंटे बढ़ गए। फिर उसके बाद आगे 30 डिग्री पे पहुंच गए तो 12 के बाद कितना आता है, 2 घंटे हो गए। फिर उसके बाद अगर हम 45 डिग्री पे आगे बढ़ गए तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि 12 के बाद यहाँ पर 3 बज गए। तो इस प्रकार से हमें जो पूरा का पूरा सिस्टम है अर्थ का, वो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन कौन है, 12, जिसको हमने मानक समय रेखा मान रखा है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम ईस्टवर्ड यानी ईस्टवर्ड बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम बढ़ता है। और इसी के विपरीत सेम कॉन्सेप्ट है, जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर टाइम घटेगा, 12 से कितना हो जाएगा, 11, फिर 10, फिर उसके बाद और 15 डिग्री पीछे जाओगे तो 9 बज जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, टाइम सिस्टम है, वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिटर्न फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो सेम यहीं पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया के कंट्रीब्यूशन के। साथियों देखो, आज के समय में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1885 में क्या होता है, ऑब्जर्वेटरी जो सेंटर है इंग्लैंड के अंदर, ग्रीनविच के अंदर, वहां पर 1884 में सबसे पहले ये प्राइम मेरिडियन लाइन को तय किया गया था। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर पहले ही प्राचीन काल से ही मध्याह्न रेखा का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि आज के समय में उज्जैन, जिसको पहले के समय में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो ये वाला लोकेशन। ठीक है, ये वाला लोकेशन यहां पर क्या है, इंडिया का प्राइम मेरिडियन लाइन पहले से ही फिक्स था, प्राचीन काल से ही। और यहां पर क्या है, इंडिया की बहुत सारी जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमी के सेंटर्स हैं, वो डेवलप थे। ठीक है, और इसी का यूज किया जाता था इंडिया के अंदर जो टाइम है उसको मापने के लिए, और पूरा का पूरा जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है उसको मापने के लिए। और इसी प्रकार से अगर हम इसके आधार पर इंडिया का लोकेशन देखें तो हमें देखने को मिलता है 8 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 70, यहाँ पर आप बेसिकली ये पूरा का पूरा लोकेशन देख सकते हो। ठीक है, आगे हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं स्टैंडर्ड, ये तो था पूरा का पूरा स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब बात करते हैं लोकल टाइम जोन की। तो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम जोन तो यही है जो कि क्या है, ग्रीनविच के द्वारा ग्रीनविच के अंदर बेसिकली तय किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रीनविच के अंदर टाइम माना गया था उसको हम मान के रखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पर हो रहा है। कि मान लो यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे इस जगह पर। ठीक है, इंडिया में इस जगह पर कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटे
हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया के असम में सबसे पहले क्या होता है, सनराइज हमें देखने को मिलता है। और इंडिया के अंदर क्या है, एक IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन को भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड टाइम जोन बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर बात करते हैं टाइम जोन होता क्या है। तो टाइम जोन बेसिकली क्या है, एक पूरा का पूरा एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक एरिया हो गया, ये चाइना एक एरिया हो गया, जो क्या करते हैं, इनके देश से आप देख रहे हो कितनी सारी लाइन गुजर रही हैं। अब इतनी सारी लाइनों में अलग अलग टाइम तो नहीं देखेंगे, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया कि पूरे भारत में चाहे वो नॉर्थ के अंदर चाहे वो ईस्ट के अंदर कितना भी टाइम बज रहा हो इंडिया के, और वेस्ट के अंदर कितना भी टाइम बज रहा हो, यानी 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है बेसिकली असम के अंदर और गुजरात के अंदर। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक आदमी क्या करता है, जब भी दूसरी जगह पर जाएगा तो क्या करेगा, अपनी घड़ी चेंज करेगा। इसी वजह से क्या है, इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित कर दिया है कि दोनों के बीच में जब ये 1 बज रहा होगा तो इसी को ही हम मान लेंगे कि यहाँ वालों के लिए भी 1 बज रहा है, और 0 जहां पर बज रहा है यहाँ वालों के लिए भी क्या है, 1 बज रहा है। तो इस प्रकार से हमने मीडिएटिंग तौर पर क्या किया है, एक लोकल टाइम जोन मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पर 15 डिग्री लैटिट्यूड में होता है, सारी चीजें मैंने देख ली है। अब कई बार क्या होता है कि एक ही देश में क्या होता है, इतना ज्यादा बड़ा एरिया होता है कि वो बहुत सारे टाइम जोन को मानकर चलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेरिका है, उसके अंदर 6 टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, और रशिया इतना बड़ा देश है, यानी इतना फैला हुआ देश है कि उसके अंदर 11 टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। और जब भी कोई एक आदमी दूसरे स्थान पर जाता है तो वो बार बार अपनी घड़ी को क्या करता है, स्विच करता है, अपनी घड़ी के टाइम को चेंज करता रहता है। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो इंटरनेशनल डेट लाइन देखो कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, जिस तरह हमने प्राइम मेरिडियन लाइन को हमने माना कि ये क्या है, एक प्रकार से फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर क्या है, डेट को टाइम को रखा जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कुछ इस प्रकार से समझिए। अब 12 बजे के, रात के 12 बज रहे हैं, और रात के 12 बजे के ठीक 1 घंटे पहले, यानी यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, अगले दिन के क्या है, 1 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 11 बज रहा है, और यहाँ पर क्या बज रहा है, 1 बज रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभी मान लीजिए 1 तारीख है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 तारीख है, और यहाँ पर कितना तारीख होगा, इसका मतलब 12 बजे के बाद 2 तारीख होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज से समझिए, इसी वजह से यहाँ पर जो टाइम का पूरा जो डेट चेंज हो रही है, इस डेट चेंज हो रही है, इसी वजह से इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो टाइम लाइन और जो डेट लाइन है वो दोनों लगभग सेम ही है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।